सेशन में खुश आमदीद। मोहम्मद रहीम ख़ान ऑफिशियल टीम की तरफ से ये जो सेशन चल रही है इसमें हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर बात करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो यूट्यूब के सर्च वेब उसमें जाके मोहम्मद रहीम ख़ान ऑफिशियल को टाइप करके वहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप तक हमारे नए और आपके रिक्वायरमेंट्स के लेक्चर्स आप तक पहुँच सकें। हम कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक्स आप लोगों के रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप तक आसान भाषा में, आसान अल्फाज में, आसान तरीके से आप लोगों तक डिलीवर कर सके और आप लोगों को समझ आ सके। और हमारी ये लेक्चर उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से जो सेशंस हम लोगों ने कंटिन्यू किए हैं उन सेशंस में हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पे बात की, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स पे बात की। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक स्टार्ट की उसमें हमने ब्लड का टॉपिक स्टार्ट किया था। ब्लड जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ है, ये फ्लूइड में होता है, इसमें प्लाज्मा पोर्शन होता है और इसमें सेलुलर पोर्शन होता है। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे वो बात हम ब्लड कंपोजिशन के बारे में करेंगे कि ब्लड का कंपोजिशन या ब्लड कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, यानी जो ब्लड है, ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है जो ये लिक्विड को बनाता है, जो इस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ को आपके बॉडी के अंदर बनाते हैं और आपके बॉडी में बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। यानी ब्लड जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ है ये आपके बॉडी में दो मेन मटेरियल्स, यानी दो मेन फैक्टर्स, दो मेन रिक्वायरमेंट्स आपके मेटाबॉलिज्म के, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज है। और वहाँ से जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ टिश्यूज़ लेवल पे हो जाते हैं वहाँ से बैक टू द एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसके कल हमने बात की थी, टू द लंग्स एंड टू द किडनीज़, वो वेस्ट प्रोडक्ट, वो मेटाबॉलिक वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को पहुँचा देते हैं जहाँ से वो एक्सक्रीट कर जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। चले तो आज हमारे साथ स्क्रीन पे नज़र डालते हैं। हमारे साथ इस वक्त फुरकान ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। प्लीज़ काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा लिंक को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन कर सकें। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम डिस्कस करेंगे जो कि ब्लड का कंपोजिशन है। ब्लड के कंपोजिशन में हमारे पास दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। दो मेन कंपोनेंट्स ब्लड के जो हैं उस पे हम बात करेंगे। वो मेन कंपोनेंट जो है ना, नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 दैट इज सेलुलर पोर्शन ऑफ द ब्लड या सेलुलर पार्ट्स ऑफ द ब्लड। यानी ब्लड को अगर हम देख लें तो ये दो मेन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। नंबर 1 जो कि प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा जो है ना ये एक्चुअली लिक्विड फॉर्म है। ठीक है, और जो दूसरा है हमारे पास सेलुलर पार्ट्स, ये सेलुलर पार्ट्स जो है ना ये सॉलिड है। सॉलिड जो कि हैं वो 78% है हमारे पास। जो लिक्विड फॉर्म है यानी प्लाज्मा फॉर्म है वो कितना है, दैट इज 22% इन द ब्लड। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत डायग्राम नज़र आ रहा है। इस डायग्राम पे हम बात करेंगे किस चीज़ की, ब्लड की कंपोजिशन की। यानी इस डायग्राम में अगर आप देख लें तो आपको 55% जो है ना वो आपको प्लाज्मा नज़र आएगा जो कि पेल येलो कलर में शो किया हुआ है। 1% आपके प्लेटलेट्स और 1% प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स हैं। देखें, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल और आरबीसी, दो पोर्शन है हमारे पास, प्लाज्मा और सेलुलर पोर्शन। आपका ये सारा पोर्शन जिसमें आपके प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसीज यानी आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स आते हैं सॉरी, ये आपके सेलुलर पोर्शन है। जो कि प्लाज्मा है वो आपका 55% है। प्लाज्मा में फिर जब हम देखेंगे वाटर जो है ना वो प्लाज्मा पोर्शन में आते हैं। आयंस हो गए, प्रोटीन्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए और बहुत सारे गैसेस वगैरह, ये सारे आपके प्लाज्मा पोर्शंस में आते हैं। फिर प्लेटलेट्स आते हैं और वाइट ब्लड सेल्स जो है ना वो 1% आपके टोटल ब्लड का बनाते हैं। ठीक है, अब टोटल ब्लड का जब ये 1% बनाते हैं, ठीक है, अब आरबीसी जो है ना, रेड ब्लड सेल्स जो है ना, दैट इज 44% ऑफ द ब्लड। ये टोटल 44% ऑफ द ब्लड है। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा के अलग से, प्लेटलेट्स के अलग हम बात करेंगे, वाइट ब्लड सेल्स और आरबीसीज की हम अलग से बात करेंगे। नंबर 1 जो कि प्लाज्मा है, यहाँ पे हम बात करेंगे प्लाज्मा की। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा में क्या होता है ऑफ द ब्लड? ब्लड के प्लाज्मा में 55% द टोटल ब्लड वॉल्यूम इज प्लाज्मा
विच इज़ अ लिक्विड। यानी आपके बॉडी में 55% जो है ना वो क्या है, वो आपका ब्लड है, यानी प्लाज्मा है जो कि आपके ब्लड को बनाता है। चले, अच्छा, नेक्स्ट है आपके ब्लड के प्लाज्मा में कौन मौजूद है? आपके ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद है कौन? नेक्स्ट स्लाइड। प्लाज्मा जो है ना ये पेल येलो कलर लिक्विड है जो कि आपके ब्लड में मौजूद है। यानी यहाँ पे आपको एक पॉइंट और क्लियर हो गया कि प्लाज्मा का जो कलर है, ब्लड के प्लाज्मा का जो कलर है, दैट इज पेल येलो कलर, दैट इज पेल येलो कलर। कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स, प्लाज्मा 2 कंपोनेंट्स का composed है। The plasma is composed of 2 components. The very first one is water, यानी प्लाज्मा लिक्विड है। प्लाज्मा को हम फ्लूइड बोलते हैं। क्यों फ्लूइड बोलते हैं? क्योंकि ये 92% आपका प्लाज्मा जो है वो है वाटर। और नेक्स्ट इसके बाद जो 10 to 8% या 8 to 10% जो रह जाता है वो डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं। यानी डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस जो प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस है वो कितने परसेंट है? वो 8 to 10% है, जिसमें 7 to 8% प्रोटीन्स होते हैं। आउट ऑफ दीज 8 to 10%, इन आउट ऑफ दीज 8 to 10% इसमें 7 to 8% जो है ना दैट इज प्रोटीन। इंपॉर्टेंट वन इज फाइब्रिनोजिन। इसमें इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन है प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस में, जो मेन इंपॉर्टेंट डिजॉल्व्ड प्रोटीन है दैट इज फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन का भी हम डिस्कस करेंगे कि फाइब्रिनोजिन का मेन फंक्शन क्या है। इसके बाद है साल्ट्स भी डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। ग्लूकोज डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं जो कि 8 to 10% में आते हैं। एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, और आपके बॉडी में जो सेल्स में, टिश्यूज़ में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो जाते हैं, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के रिज़ल्ट में क्या होता है? उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के रिज़ल्ट में आपके पास कुछ वेस्ट्स बनते हैं। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म दे आर आल्सो इन डिजॉल्व्ड फॉर्म इन द प्लाज्मा विच मेक्स द प्लाज्मा 8 to 10% ऑफ द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। चलिए यहाँ पे फाइब्रिनोजिन की बात करते हैं। फाइब्रिनोजिन हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। याद रखिएगा कि आपके ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा ऑफ द ब्लड जो कि 55% है, इसके अंदर 8 to 10% डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस है। और ये सब्सटेंसेस कौन है? प्रोटीन्स है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, ग्लूकोज है, साल्ट्स हैं। इनमें एक इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन है दैट इज फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन के 2 मेन फंक्शंस हैं। आपके बॉडी के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है? प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स आपके बॉडी का, आपके सेल के कुछ सेल फ्रेगमेंट्स हैं, यानी सेलुलर फ्रेगमेंट्स हैं, उनके साथ मिल करके ये बॉडी में क्लॉटिंग करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है। यानी आपके ब्लड किधर से आपको ज़ख़म लग जाती है तो वहाँ से ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। और एंटीबॉडीज़ यानी आपके इम्यून सिस्टम WBCs में भी हेल्प करता है। जिस वक्त आपका WBCs जो है ना वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, बॉडी की इम्यूनिटी को जो है ना इंक्रीज़ करता है, उस वक्त फाइब्रिनोजिन जो है ना वो हेल्प करता है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे पास है वो है सेलुलर पोर्शन। अब हम ब्लड के कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। ब्लड के कंपोजिशन में हमारे पास 2 मेन फैक्टर्स है, 2 मेन कंपोनेंट्स है जो कि सेलुलर पोर्शन है और प्लाज्मा पोर्शन। प्लाज्मा पोर्शन को हमने डिस्कस कर लिया, तो यहाँ पे हम सेलुलर पार्ट्स ऑफ द ब्लड की बात करते हैं। बहुत ही खूबसूरत डायग्राम, इस डायग्राम पे आप लोग देख लो, आपको आरबीसीज नज़र आएंगे, प्लेटलेट्स नज़र आएंगे, ल्यूकोसाइट जो कि WBCs वगैरह हैं, मोनोसाइट्स आपको नज़र आएंगे, इजिनोफिल्स और बेसोफिल्स, न्यूरोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स आपको नज़र आएंगे। ये सारे के सारे सेल ब्लड सेल्स हैं या ब्लड के सेल्स के फ्रेगमेंट्स हैं जो कि आपके ब्लड का सेलुलर पोर्शन बनाता है। चलिए एक बार स्क्रीन पे नज़र डालते हैं। ओके, क्वेश्चन, फाइब्रिनोजिन हेल्प्स विद ब्लड क्लॉटिंग बट इजंट ब्लड क्लॉटिंग डेंजरस बिकॉज इट कैन इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक।
जी क्वेश्चन मैं नहीं समझ सका, लेकिन आपका क्वेश्चन यही है कि फाइब्रिनोजेन जो है ना वो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है फुरकान, जब भी आपके बॉडी में कोई ज़ख़म आ जाती है तो उस ज़ख़म में आपके अंदर की तरफ से यानी वेन्स या आर्टरीज पर अंदर की तरफ से प्लेटलेट्स जो है ना वो जमा होना शुरू हो जाते हैं और वो आरबीसीज या प्लाज्मा के बाहर जाने को रोक देते हैं। ठीक है, वो एक नेटवर्क सा बना लेते हैं। अब उस नेटवर्क और ब्लडिंग की स्टॉप करना, ब्लड का बाहर जाने, ब्लड के बहने को रोकने से या ब्लड के बहने को रोकना ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग डेंजरस है, ये आपके बॉडी में ब्लड की कमी को काज कर सकता है, ब्लड की कमी हो सकती है। तो इस ब्लड क्लॉटिंग जिसको हम आम अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में हम कहते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है खून को रोकना। जब ज़ख़म लग जाती है, खून आपके बॉडी से, आपके ज़ख़म से बह रहा होता है, उसको रोकने के लिए हमें प्लेटलेट्स का हेल्प लेना होगा। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन यही है, लेकिन फाइब्रिनोजेन जो कि प्लाज्मा में मौजूद है ये भी हेल्प करता है। इसका काम ब्लड क्लॉटिंग नहीं है, इट जस्ट हेल्प्स द प्लेटलेट्स टू स्टॉप द ब्लड। ठीक है, तो ये हेल्प करता है वहाँ पे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू फुरकान। ठीक है, तो अब हम सेलुलर पोर्शन की बात करते हैं। सेलुलर पोर्शन में हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे नंबर 1 जो कि है द सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड आर। ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट्स जो है ना वो है एरिथ्रोसाइट्स। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे देख लें, एरिथ्रोसाइट्स, इसका सेकंड नेम रेड ब्लड सेल्स और इसका थर्ड नेम आरबीसीज। ठीक है, तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि एरिथ्रोसाइट्स को हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, इसको हम आरबीसीज भी बोलते हैं, और ये आपके ब्लड का सेलुलर पोर्शन का 45% जो है ना वो आपके ब्लड का सेलुलर पोर्शन बनाता है। ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल जो कि आपके बॉडी में आपके ब्लड में सेलुलर पोर्शन बनाता है 45%। इसका मेन काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। इट कैरीज द ऑक्सीजन, कैरी करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज लिकोसाइड। लिकोसाइड वर्ड्स को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जिस वक्त आप प्लास्टिड्स की बात करते हैं जो कि एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है और मोस्टली प्लांट सेल्स में होता है या फोटोसिंथेटिक सेल्स में होता है। प्लास्टिड्स की जब हम डेफिनेशन करते हैं या उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम कलर पिगमेंट की बुनियाद पर, बेसिस पर हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। उसमें हमारे पास एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है लिकोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर होता है, डिफरेंट कलर्स। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें हमारे पास ग्रीन कलर है, और लिकोप्लास्ट जो होता है उसमें हमारे पास कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। तो लिको का मतलब होता है कलरलेस, यानी जिनका कोई कलर नहीं होता है। तो सेकेंड सेल्स, एक सेल है हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स जो कि रेड ब्लड सेल्स हैं, दूसरा है हमारे पास लिकोसाइट्स, साइट्स बोलते हैं सेल्स को। लिकोसाइट्स ऐसे ब्लड सेल्स हैं जिनका कोई कलर नहीं होता है, जिसको हम आम अल्फाज में वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। यानी सेकेंड नेम ऑफ द लिकोसाइट इज वाइट ब्लड सेल्स, या फिर इसको हम WBCs भी कहते हैं। ये WBCs या वाइट ब्लड सेल्स या लिकोसाइट्स ये कितने परसेंट मौजूद हैं? 0.7% आपके सेल का, आपके ब्लड का सेलुलर पोर्शन बनाता है। और इसका मेन काम क्या है? WBCs का काम है इम्यूनिटी। ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बनाता है। इम्यूनिटी कैसे बनाता है? WBC जो है ना ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज़ फाइट और किल, ये किल करते हैं एंटीजेंस को, या ये किल करता है पैथोजेंस को। बाहर से जितने सब्सटेंसेस आ जाते हैं, डिजीज काजिंग एजेंट्स आ जाते हैं आपके बॉडी में, उसके खिलाफ, उसके एंट्री पर WBCs जो है ना वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ये एंटीबॉडीज़ जा कर के आपके फॉरेन सब्सटेंसेस यानी पैथोजेंस और बाकी जो डिजीज़ काजिंग एजेंट्स हैं उनके साथ लड़ते हैं और उनको किल करते हैं। ठीक है, तो लिकोसाइट्स,
WBCs, white blood cells, they makes the immunity of the body. So cellular portion, cellular part of the cell of the blood, that is leukocyte. Blood में आपने याद रखना है कि blood two types of cells are there in the blood. Blood में बिल्कुल दो types के cells होते हैं, RBCs और WBCs. तीसरी टाइप्स की जो है वो है प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स आर नॉट ब्लड सेल्स. ये चीज़ कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स हमेशा जब वो ब्लड को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो कहते हैं कि देयर आर WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स इन द सेल्स, दीज आर द सेल्स ऑफ द ब्लड. नॉट एट ऑल. ठीक है, ये चीज़ कंफ्यूजन ख़त्म करनी चाहिए आप लोगों को. RBCs, WBCs, दीज टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर इन द ब्लड. जबकि प्लेटलेट्स जो है ना, वो उसको हम अगले स्लाइड्स पे देखेंगे भी और पढ़ेंगे भी. प्लेटलेट्स आर जस्ट द फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्लड सेल्स. ये ब्लड सेल्स के सिर्फ टुकड़े होते हैं. ठीक है, इसको आगे हम पढ़ेंगे कि ये कैसे फ्रेगमेंट्स ऑफ द ब्लड सेल्स हैं. ठीक है, थर्ड टाइप्स ये थ्रोम्बोसाइट्स हैं. इनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं. लेस देन 1% इन द बॉडी, लेस देन 1% इन द ब्लड. ठीक है, ये ब्लड में 1% से भी कम होते हैं. इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं. यानी यहाँ पे फिर आपका एक MCQs बन सकता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है या इसका साइंटिफिक नेम क्या है. दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स. दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स. आई होप इट इज क्लियर. शुड आई गो फॉर द नेक्स्ट? चले, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं. अब हमने सेलुलर पोर्शन को स्टार्ट किया. सेलुलर पोर्शन में सबसे पहले हम RBCs को पढ़ेंगे. RBCs स्क्रीन पे नज़र डालते हैं एक बार. फुरकान हमारे साथ हैं और बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है. प्लीज़ काइंडली मुझे इनबॉक्स में बता दें कि यहाँ तक क्लियर हो गया है. चले, अब हम आगे चलते हैं. इस खूबसूरत से डायग्राम पर आप लोग देख लो. इस खूबसूरत डायग्राम जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल एक सेल है. इसको हम ब्लड सेल बोलते हैं. ब्लड सेल ये RBCs हैं और ये RBCs रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑक्सीजन कैरिंग. इस खूबसूरत डायग्राम के पीछे आपको बहुत सारे और सेल्स नज़र आ रहे हैं जो कि ब्लड सेल्स हैं, वो भी RBCs हैं. उनको देख करके आपको बहुत खूबसूरत डायग्राम मिल रही है. अब इसी डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं. ऊपर भी लिखा हुआ है कि दीज आर RBCs. RBCs आर द एब्रीवेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. यानी इनको हम रेड ब्लड सेल्स कहेंगे. ये रेड ब्लड सेल्स आल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स. इन रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. इन रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. वेलकम मुसव्विर खान. यहाँ पे मुसव्विर खान ने भी हमें ज्वाइन किया है, यहाँ फिजिकली हमारे साथ मौजूद हैं. थोड़ा बहुत लेट हो गए लेकिन हमने टॉपिक स्टार्ट किया. खैर है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं. RBCs के बारे में हम बात कर रहे हैं. RBCs को हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स. यानी RBCs का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स है. इन ह्यूमन बीइंग, अगर हम ह्यूमन बीइंग में एरिथ्रोसाइट्स की बात करें या RBCs की बात करें, दे आर विदाउट न्यूक्लियस. ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. ये विदाउट न्यूक्लियस होते हैं. जब ये मैच्योर हो जाते हैं, व्हेन दे बिकम्स मैच्योर, व्हेन they are mature, when these cells are mature, जब ये cells mature हो जाते हैं, यानी जब RBCs mature हो जाते हैं, तो फिर उनके अंदर न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है. ठीक है, तो then we are saying that the RBCs or WBCs are RBCs are without the nucleus. ये न्यूक्लियस के बगैर होते हैं. ठीक है, 45% अबाउट 45% ये आपके सेल्स का आपके ब्लड का सेलुलर पोर्शन बनाते हैं. 45% इसको हम काउंट करते हैं. ठीक है, यानी RBCs का परसेंटेज ब्लड के अंदर, यानी ब्लड के सेलुलर पोर्शन के अंदर 45% आपके RBCs होते हैं. बाकी जो परसेंटेज है वो प्लेटलेट्स और WBCs का होता है. नेक्स्ट, बाइकनकेव इन शेप. इस खूबसूरत से डायग्राम पे आप लोग देख लो, बिल्कुल आपको एक बाइकनकेव शेप नजर आता है. एक तरफ से थोड़ा सा डीप है और दूसरे तरफ से थोड़ा सा उभरा हुआ है. ठीक है, ऐसे शेप्स को हम बाइकनकेव शेप्स बोलते हैं. ठीक है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कनकेव शेप्स और कन्वेक्स शेप्स. ठीक है, तो ये कनकेव है और इसको हम बाइकनकेव शेप बोलते हैं. जब भी आप RBCs के बारे की शेप के बारे में बात करेंगे तो RBCs का जो शेप है दैट इज बाइकनकेव.
ठीक है, होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट वी आर हैविंग दैट इज हैविंग इलास्टिक मेम्ब्रेन, यानी इस सेल के बारे में जब हम बात करेंगे जो कि आरबीसीज हैं, इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है दैट इज टू मच इलास्टिक एज कंपेयर टू डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। अगर हम बॉडी के दूसरे सेल्स के साथ आरबीसीज की कंपैरिजन करें तो इसका जो मेम्ब्रेन होता है दैट इज टू इलास्टिक, बाइकनकेव एंड द मेम्ब्रेन इज इलास्टिक। सो आरबीसीज आर हैविंग इलास्टिक मेम्ब्रेन, फाइन, कंटेन्स 95% हेमोग्लोबिन। अब आके हमने मेन पोर्शन को, मेन पॉइंट को छेड़ा। मेन पॉइंट आप आरबीसीज का आ गया। आरबीसीज का मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे हम मेन बात करेंगे कि एक आरबीसी के साइटोप्लाज्मिक पोर्शन में, एक आरबीसी के साइटोप्लाज्मिक पोर्शन में 95%, कितने परसेंट? 95% क्या होता है? एक स्पेशल प्रोटीन होता है। 95% एक स्पेशल प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन को हम नाम देते हैं हीमोग्लोबिन। इस प्रोटीन को हम नाम देते हैं हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन है। प्रोटीन के बारे में जब भी कभी आप बात करते हैं, प्रोटीन्स में आपके पास प्रोटीन्स हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन में हमारे पास कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन आते हैं, ग्लोब शेप के होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है इट इज आल्सो अ ग्लोबुलर प्रोटीन। Are these made from ATPs, sir? Yes? Are these made from ATPs? No, these are not made from ATPs. These are protein. We know the unit of the protein is amino acid. These are polypeptide. प्रोटीन जो है ना वो हमेशा पॉलीपेप्टाइड होते हैं। अब प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में अटैच होते हैं, उनके दरमियान एक बॉन्ड बनती है, उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में अटैच हो जाते हैं तो हम उस चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। पॉली मीन्स मैनी, पेप्टाइड मीन्स दैट बॉन्ड, ठीक है। तो ये प्रोटीन है, ये एटीपी से नहीं बने हुए हैं। ये किस चीज से बने हुए हैं? ये अमाइनो एसिड से बने हुए। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर के आपके प्रोटीन को बनाते हैं। सो hemoglobin is also protein. It is made of protein nitrogen and that is what, okay? उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। स्क्रीन पे नजर डालते हैं। हमें फुरकान ने ज्वाइन किया। इज एनी क्वेश्चन फुरकान? प्लीज टेल मी इन इनबॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? कि आरबीसीज के बारे में, कि आरबीसीज अदर सब्सटेंसेस जो है ना वो 5% हैं। दूसरे जो सब्सटेंसेस है आरबीसीज के अंदर, यस प्लीज फुरकान आस्क द क्वेश्चन। दूसरे जो सब्सटेंसेस है हमारे पास वो 5% है, ठीक है। हम टोटल आरबीसीज की बात कर रहे हैं। इसको हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। ये 45% इन द ब्लड होता है, बाइकनकेव शेप, इलास्टिक मेम्ब्रेन 95% इसके अंदर, यानी एक आरबीसीज के अंदर अगर उसके साइटोप्लाज्मिक पोर्शन में हम देख ले 95% प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स होते हैं। दूसरे सब्सटेंसेस जो है ना, आउट ऑफ दीज 95% प्रोटीन है और अदर सब्सटेंसेस कितने हैं? वो 5% है। तो ये आपका 100% आपका आरबीसीज बना देता है, ठीक है। अदर सब्सटेंसेस आर 5%. Other substances are 5%. If RBCs do not have a nucleus, then how does it carries its function? Who controls the RBCs if doesn't have nucleus? ठीक है, RBCs न्यूक्लियस के बारे में हम बात करते हैं हमेशा कि न्यूक्लियस का मेन फंक्शन होता है इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द ब्लड। वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ द सेल्स, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इट इज। बट अगर हम आरबीसीज की बात करें, आरबीसीज जो है ना वो हमारे पास जब मैच्योर हो जाते हैं, आरबीसीज में कुछ खास फंक्शंस नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक ही काम करते हैं। देखिए 95% इसमें हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो इस हेमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में मेन काम जो है ना वो किसका है? वो है हमारे पास अमाइनो एसिड्स की और जीन्स का काम है।
ठीक है। तो ये प्रोटीन जो है ना, ये प्रोटीन जस्ट प्रोड्यूस करता है, बाकी कुछ खास एक्टिविटीज़ आरबीसीज के अंदर नहीं होते हैं। इस वजह से इनको कुछ खास कंट्रोल सेंटर या कंट्रोल स्टेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसी वजह से ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसमें सिर्फ एक ही फंक्शन, मेन फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, वो किसकी वजह से, वो हीमोग्लोबिन की वजह से। और प्रोटीन जब प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, तो उन प्रोटीन्स की प्रोडक्शन के लिए न्यूक्लियस का होना ज़रूरी नहीं होता है। आई होप इट इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। ये हो गया आरबीसीज के बारे में थोड़ा बहुत। बाइकनकेव है, इलास्टिक मेम्ब्रेन है, 95% हीमोग्लोबिन है इसके अंदर, 5% जो है ना वो अदर सब्सटेंसेस है। मेन फंक्शन ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज का जो मेन फंक्शन है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। दो तरीकों से ट्रांसपोर्ट करता है, फ्रॉम इन्वायरमेंट टू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टू इन्वायरमेंट। देखिए एक बार फिर मैं आपको बताता चलूं, सेम प्रोसेस है, वही प्रोसेस हो रहा है। आपके बॉडी में रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की। जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो आप रिस्पायरेटरी सिस्टम के जरिए ईयर को इनहेल करेंगे और ये ईयर जा करके आपके लंग्स में, ठीक है, ईयर सेक्स में, वहाँ पे कैपिलरीज के साथ एक्सचेंज हो जाएगा। आरबीसीज जो है ना वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा इनटू द ब्लड। सो ऑक्सीजन कैरी करता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से कैरी करता है, या फिर आपके जो रिस्पायरेटरी सरफेसेस हैं यानी लंग से कैरी करता है टू द बॉडी यानी टिश्यूज लेवल तक। टिश्यूज तक जब ऑक्सीजन पहुंचता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं और उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एटीपीज बनते हैं, एटीपीज बॉडी यूज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एसिडिक है ये निकालना ज़रूरी होता है। अगेन इट गिव्स ऑक्सीजन टू द टिश्यू एंड टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू, और इसको वापस इन्वायरमेंट तक पहुंचाना यानी लंग्स, रिस्पायरेटरी सरफेसेस तक पहुंचाना, ये आरबीसीज का काम होता है। यस प्लीज। Tissues change oxygen into carbon dioxide, sir? यस, उसमें टिश्यूज नहीं चेंज करते हैं। ये ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन जब सेल्स में पहुंच जाता है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में, वहाँ पे ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है। इस रिएक्शन के नतीजे में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और एटीपीज प्रोड्यूस यानी सेलुलर रिस्पायरेशन हो जाता है। सेलुलर रिस्पायरेशन में ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है जिसका निकालना ज़रूरी होता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और पॉइंट है, हैविंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्राइट रेड इन कलर। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारे पास आरबीसीज के अंदर 95% क्या है, हीमोग्लोबिन। 95% क्या है, हीमोग्लोबिन। अब इस हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन अटैच हो जाता है ये हीमोग्लोबिन बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब जब ब्लड के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाता है आरबीसीज के साथ, और हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन में चेंज कर देता है। जब आरबीसीज के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है उस वक्त आरबीसीज का जो कलर होता है वो ब्राइट रेड कलर होता है। यानी जब आरबीसीज कैरी करता है ऑक्सीजन को, दैट टाइम द कलर ऑफ द आरबीसी इज ब्राइट रेड लाइक दिस इन द डायग्राम इज शोन। ओके, जैसे कि ये डायग्राम में शो किया गया है। ठीक है, उस वक्त इसका कलर क्या हो जाता है, उस वक्त इसका कलर जो है ना वो बिल्कुल ब्राइट रेड हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस हीमोग्लोबिन के बारे में कि ये हीमोग्लोबिन कैसा प्रोटीन है और ये आरबीसीज का मेन फंक्शन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे करता है। अब हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं। हीमोग्लोबिन को हम दो तरीकों से लिखते हैं, HAMO एंड HAEMO। ठीक है, ये दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, एब्रिवेटेड एज HB से और HGB, यानी इस तरह एब्रिवेशन फॉर्म में आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इज द आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटलोप्रोटीन। ये एक मेटलोप्रोटीन है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और इसके अंदर आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन द रेड ब्लड सेल्स of almost all vertebrates as well as tissue of some invertebrates। याद रखिएगा कि कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी
इमोग्लोबिन यानी आरबीसीज होते हैं, उनके आरबीसीज में भी इमोग्लोबिन होता है, लेकिन मोस्टली जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स है जिनके बैकबोन्स है जैसे ह्यूमन बीइंग, गॉड्स, डॉग, मंकीज एंड रेट्स एंड अदर्स, बर्ड्स और फिशेस, इनके ब्लड में जो है ना ये वर्टिब्रेट्स हैं, इनके ब्लड में जब ये इमोग्लोबिन होता है, ठीक है, बट सम इनवर्टिब्रेट आल्सो हैव इमोग्लोबिन इन द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू आवर गिल्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है टू द बॉडी फ्रॉम वेयर, दो जगहों से, फ्रॉम द लंग्स, लंग्स जो कि टेरेस्ट्रिशियल एनिमल्स है, लैंड लिविंग एनिमल, जमीन पर जो एनिमल्स रहते हैं उनके रिस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं लंग्स। जो जानवर या जो एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं like the amphibians or the we can say the fishes, ठीक है, फिशेज में जो है ना रिस्पायरेटरी ऑर्गन यानी लंग्स के बजाय गिल्स होते हैं, ठीक है, गिल्स। स्नेक्स आर आल्सो हैविंग द सेम, दे आर टेरेस्ट्रिशियल, सम स्पीशीज आर एक्वेटिक, ओके, उनके कुछ स्पीशीज एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, मेन काम जो है ना वो लंग्स है और गिल्स से ऑक्सीजन ले जाना टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। इज इट क्लियर? Fine. Should we go for the next? Yes. Okay. Next is the next we are having that is हम आरबीसीज के बारे में मजीद भी बात करेंगे। आरबीसीज आर प्रोड्यूस, आरबीसीज का प्रोडक्शन साइट कौन सा है, आरबीसीज कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, लिवर एंड स्प्लीन इन एन एम्ब्रियो। जब एक ह्यूमन बीइंग या एक एनिमल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, जाइगोट वगैरह के बाद जब डेवलपमेंट हो जाती है, जब एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है, इन द व्हाट वी कैन से, ठीक है, जब डेवलपमेंट हो रही होती है जाइगोट के अंदर, जाइगोट के बाद जो डेवलपमेंट हो जाती है यानी एक एम्ब्रियो बन जाता है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसीज कहाँ बनते हैं, आरबीसीज लिवर और स्प्लीन में बनते हैं, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज वो स्टेज है जहाँ पे बोन्स जो है ना वो फुली डेवलप्ड नहीं होते हैं, ठीक है, बोन्स जो है ना वो फुली डेवलप्ड नहीं होते हैं, इस वजह से जो आरबीसीज होते हैं वो स्प्लीन और लिवर्स में बनते हैं, ठीक है। स्प्लीन ये लबलबा और आपके जो जिगर होते हैं, ठीक है, लीवर जिगर को बोलते हैं, स्प्लीन जो है ना लबलबे को बोलते हैं, ठीक है। आप बॉडी में दो ऑर्गन्स होते हैं अलॉन्ग विद स्टमक, स्टमक के करीब होते हैं, ठीक है, वो जो है ना इसको बनाते हैं इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग जो है ना एडल्ट हो जाता है तो फिर ये कहाँ पे बनता है, फिर ये बोन मेरो के अंदर बनता है। आप द स्टर्नम के बोन मेरो में बनता है, रिब्स के बोन मेरो में बनता है, और वर्टिब्रीज के वर्टिब्रेट्स के बैकबोन में बनता है, यानी वर्टिब्रल कॉलम के जो वर्टिब्री होता है या वर्टिब्रा होता है उसके बोन मेरोज में बनता है, ठीक है, क्लियर हो गया। इस वजह से एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये लिवर और स्प्लीन में बनता है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में बोन्स जो है ना वो फुली डेवलप्ड नहीं होते हैं। जब बोन्स डेवलप्ड हो जाते हैं तो फिर इनका प्रोडक्शन बोन मेरोज में शुरू हो जाता है। स्टर्नम के बोन, स्टर्नम आपका ये मेन बोन है जो सेंट्रल पोर्शन आपके चेस्ट में है, जहाँ से आपके रिब्स जो है ना वो अटैच है दोनों तरफ से, और रिब्स जो कि आपके रिब केज को बनाते हैं, और वर्टिब्रेट्स जो कि क्या है, वर्टिब्री जो कि आपके बैकबोन को बनाते हैं। लाइफ स्पेन की बात करते हैं, एक आरबीसी का लाइफ स्पेन जो है ना वो 120 डेज होता है, यानी एक आरबीसी 120 डेज काम करता है। 120 डेज के बाद एक आरबीसी जो है ना वो अपना काम छोड़ देता है, वो डेड हो जाता है और उसका बॉडी से निकालना ज़रूरी होता है। सो लाइफ स्पेन इंपॉर्टेंट है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखिएगा कि लाइफ स्पेन कितना है, इसका लाइफ स्पेन जो है ना वो 120 डेज है, ब्रोकन डाउन इन लिवर एंड स्प्लीन। फिर इनको लिवर और स्प्लीन में भेजा जाता है। जब कभी कहीं पे भी आपके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की डेथ हो जाती है, जब वो डेड हो जाते हैं उनका लाइफ स्पेन जो है ना कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उनको ब्रेकडाउन के लिए लिवर और स्प्लीन में बेचते हैं, क्योंकि लिवर नॉट इन रिप्रोडक्शन, उनके ब्रेकडाउन के लिए इनको ब्रेक डाउन करते हैं और इनको बॉडी से निकालते हैं, ठीक है। इनको बॉडी में मजीद रहना
ज़रूरी नहीं होता है, दे आर जस्ट लाइक वेस्ट मटेरियल्स। ये एक सेलुलर वेस्ट है, ठीक है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, अभी इनको निकालना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ब्रेकडाउन के लिए इसको लिवर और स्प्लीन में बेचते हैं। लिवर और स्प्लीन में कैटाबोलिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं उनमें कैटाबोलिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से उनको हम बेच देते हैं। लिवर और स्प्लीन में एंटी टॉक्सिक एक्टिविटीज़ भी होते हैं, यानी डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, वहाँ पे टॉक्सिन जो एंटर होते हैं वो लिवर और स्प्लीन में ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि आरबीसीज, नंबर ऑफ आरबीसीज। इस स्लाइड पे माशाल्लाह ज़बरदस्त पॉइंट्स आ रहे हैं लाइफ स्पेन के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, कि एडल्ट में कहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, एम्ब्रियो में कहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, लाइफ स्पेन कितना है, और जो है ना नंबर ऑफ आरबीसीज। एक ह्यूमन मेल के अंदर, अगर एक ह्यूमन मेल के अंदर हम देख ले 4 to 4.5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है, पर क्यूबिक मिलीमीटर नंबर्स ऑफ आरबीसीज एक ह्यूमन मेल के अंदर होता है। एक मेल के अंदर जेंडर यहाँ पे बहुत डिफर करता है, ठीक है। जेंडर को अगर हम देख लें तो जेंडर जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो करता है। जेंडर्स मेल और फीमेल को अगर हम देख ले तो मेल और फीमेल में जो है ना ज़्यादा वो होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होते हैं। मेल की अगर हम बात कर लें तो मेल में जो है ना हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ आरबीसीज जो है ना वो 4 to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर यानी लीटर अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर इतना ही होता है, ठीक है। अब फीमेल्स की बात हम करते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। अब यहाँ पे आप लोग देख लो, इस डायग्राम में आपको बहुत खूबसूरत डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं लिवर और स्प्लीन दोनों। देखो, ये आपका स्प्लीन शो किया जा रहा है और इसके साथ साथ ये लीवर शो हो रहा है, ठीक है। ये जो है ना ये लीवर है, यहाँ पे भी बनते हैं इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, और ये जो है ना ये स्प्लीन है, स्प्लीन में भी बनते हैं इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। लेकिन जब ह्यूमन बीइंग एडल्ट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, फुली डेवलप्ड हो जाता है, फिर यहाँ पे बनते नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो लाइफ स्पेन गुजर जाता है, डेड आरबीसीज की ब्रेकडाउन होती है। डेड आरबीसीज की क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है। फुरकान आपको आवाज़ आ रही है? चले, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ठीक है। अब यहां पे देख लो, ये जब ह्यूमन बीइंग एडल्ट हो जाता है, ठीक है, तो फिर बोन मैरोज में बनते हैं। बोन मैरोज ये स्पॉन्जी बोन्स होते हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट बोन्स होते हैं इनसाइड द बोन, इनको हम बोन मैरोज बोलते हैं। यहाँ पे आपके ब्लड सेल्स बनते हैं, आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह, ये सारे बोन मैरोज के अंदर बनते हैं, ठीक है। ये सारे बोन मैरोज के अंदर क्या होते हैं, ये बोन मैरोज के अंदर बनते हैं। क्लियर हो गया ये चीज़? शुड आई गो फॉर द नेक्स्ट? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास है क्या, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट है WBCs। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट है हमारे पास WBCs। अब यहाँ पे हम WBCs की बात करेंगे। WBCs क्या है, जो कि ब्लड सेल्स हैं। यहाँ पे इस खूबसूरत से एनिमेशन को आप देख सकते हो। ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, रेड कलर वाले कौन से हैं, ये रेड कलर वाले आपको आरबीसीज नज़र आ रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स नज़र आ रहे हैं, जिनके बारे में हमने बात की थी, अभी उसके बारे में कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके साथ साथ आपको गोले जैसे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, वाइट कलर में। यही वाइट कलर के गोले स्ट्रक्चर जो आपके ब्लड में है, ये एक वेन, एक आर्टरी के अंदर की वो एनिमेशन है, ठीक है। तो ये वाइट कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं, व्हाट दीज एक्चुअली आर, दीज आर एक्चुअली द WBCs, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, वाइट ब्लड सेल्स या WBCs आल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स, इनको हम वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। इनका एक और नाम है, सेकंड नेम इज लेकोसाइट, जिसके बारे में हमने बात की, इसको हम लेकोसाइट्स भी बोलते हैं। थैंक यू सो मच।
ठीक है। तो इसको हम लिकोसाइट्स भी बोलते हैं, WBCs भी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनके सेकंड नेम्स हैं, ये सेकंड नेम्स भी याद करना ज़रूरी होता है। कभी कभार डिस्क्रिप्शंस वगैरह में या लेक्चर्स वगैरह में या डिस्कशंस वगैरह में लोग डिफरेंट नेम यूज़ करते हैं। कुछ लोग WBCs, कुछ वाइट ब्लड सेल्स, कुछ लिकोसाइट्स की बात करते हैं। तो उस वक्त आपको समझना चाहिए कि अगर लिकोसाइट है तो भी WBCs की बात हो रही है, वाइट ब्लड सेल्स है तो भी RBCs की बात हो रही है, और अगर लिकोसाइट्स है। मेन फंक्शन इज डिफेंस सिस्टम। मेन काम WBCs का क्या है? ये डिफेंस सिस्टम बनाता है आपके बॉडी का, ठीक है। ये कलरलेस होते हैं, पहले भी मैंने समझाया। लिको का मतलब होता है कलरलेस, यानी WBCs का कोई कलर नहीं है। इस वजह से इसमें नो पिगमेंट्स, इसमें कोई कलर पिगमेंट नहीं है। कोई कलर पिगमेंट नहीं है तो यहाँ पर कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? इस वजह से इसको हम लिकोसाइट बोलते हैं, इसको हम लिकोसाइट्स बोलते हैं। नंबर ऑफ WBCs 7,000 to 8,000 in 1 cubic meter। अगर एक 1 cubic meter ब्लड को उठा ले, ठीक है, तो उसके अंदर 7,000 से लेकर के ये 8,000 तक RBCs होते हैं, ठीक है, सॉरी WBCs होते हैं। WBC जो है ना वो 0.7% आपके टोटल सेलुलर पोर्शन आपके ब्लड का बनाता है, ठीक है, जो कि नंबरिंग में इतना बनता है, ठीक है। अगर हम सेलुलर पोर्शन ऑफ ब्लड की बात कर रहे हैं तो उसमें 0.7% जो है ना वो आपका सेलुलर पोर्शन है। तो इस सेलुलर पोर्शन के अंदर WBCs आपका इतना पोर्शन बन रहा है, जो कि नंबर में कितना होएगा? एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग में, हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, 7,000 to 8,000 इन नंबर्स। दीज RBCs आर लाइफ स्पेन 5 to 20 days। RBCs का कितना था? 120 days। ये फिर से इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका 5 से 20 डेज होता है। कितने होते हैं जी? ये these are also produced in bone marrows, not in spleen, and अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में है तो फिर वो स्प्लीन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन वैसे ये अभी मैच्योर ह्यूमन बीइंग में जहाँ पे बोन्स होते हैं एनिमल्स में, तो वो बोन मैरोज में बनता है, ठीक है। तो इसका लाइफ स्पेन कितना है? 5 to 20 डेज, 5 to 20 डेज। 2 टाइप्स ऑफ WBCs। यहाँ पे एक बार मैं आपको क्लियर कर दूँ, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होना चाहिए। WBCs हमने डिस्कस करना है, WBCs हमने स्टार्ट किए। WBCs के टाइप्स जो है ना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा बहुत आपका कंसंट्रेशन हो तो आप WBCs को बहुत आसानी से डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। WBCs जो है ना ये 2 टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ WBCs। RBCs का एक टाइप था, कोई टाइप नहीं था। RBCs का लिकोसाइट जो कि WBCs हैं ये 2 टाइप्स के हैं। नंबर 1 ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं, जो ग्रेन्यूल इन स्ट्रक्चर्स होता है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जो रखते हैं, ठीक है, यानी जो दानेदार स्ट्रक्चर रखते हैं, इस किस्म के स्ट्रक्चर्स को हम ग्रेन लाइक बोलते हैं। ग्रेन की तरह ग्रेनुलर स्ट्रक्चर साइट्स बोलते हैं सेल्स को। यानी कुछ WBCs हमारे पास ग्रेनुलर स्ट्रक्चर के होते हैं, कुछ WBCs हमारे पास ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स के होते हैं, जबकि दूसरे जो वो है वो ए ग्रेनुलर होते हैं, यानी उसमें नो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, इसमें कोई ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, नो ग्रेन्यूल्स या नो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। ए ग्रेनुलर यानी कि इसमें ग्रेनुलर नहीं होते हैं, दे आर स्मूथ टाइप्स। अब आगे हम देखेंगे कि ग्रेनुलर स्ट्रक्चर कौन से हैं, ग्रेनुलर वो कौन से हैं और ए ग्रेनुलर कौन से। अब इस डायग्राम पर आप लोग देख लो, ठीक है। इन सेल्स पर थोड़ा गौर से देख ले, इन सेल्स पर, ये एक WBC है, ये दूसरा WBC। इनके अंदर आपको कुछ दानेदार स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जी, आपको कुछ दानेदार स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। इन दानेदार स्ट्रक्चर्स की वजह से इन न्यूट्रोफिल्स को, यानी ये जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स है, इनको हम ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं।
ये WBCs का एक टाइप है जो कि स्ट्रक्चर उनका साइटोप्लाज्म थोड़ा ग्रेनुलर होता है, उसके साइटोप्लाज्म में थोड़ा बहुत क्या होता है, थोड़ा बहुत इस स्ट्रक्चर पे आप देख ले, थोड़ा बहुत उनमें दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से इनको हम ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। यानी कुछ WBCs ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं और कुछ WBCs वो एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। अब डायग्राम में आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये देखो, इसमें कोई ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नहीं है जबकि इनमें ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स है, तो ये ग्रेनुलोसाइट्स है और ये ग्रेनुलोसाइट्स हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अच्छा, अब हम ग्रेनुलोसाइट्स और ये ग्रेनुलोसाइट्स की मजीद कुछ टॉपिक्स यानी टाइप्स डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम में मैं मार्कर यूज़ नहीं करूंगा, आप डायग्राम पे देखते जाएं और ये सर्कल होता जाएगा और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। द वेरी फर्स्ट थिंग, द टॉपिक ऑन दिस स्लाइड इज टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स के हम टाइप्स की बात करते हैं। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स, ग्रेनुलोसाइट्स, द सेकेंड वन इज agranulocytes types. We can say there are two types of WBCs. Number 1 granulocytes, number 2 agranulocytes. अब हम granulocytes की बात करते हैं जो कि कितने किस्म के हैं? 3 types. They are having further 3 types. इसके मजीद 3 types होते हैं। इनके मजीद कितने types हैं? इनके मजीद 3 types हैं। Number 1 न्यूट्रोफिल, नंबर 1 न्यूट्रोफिल, नंबर 2 यूजिनोफिल्स, नंबर 3 इज बेसोफिल्स। ठीक है, WBCs की बात हो रही है। WBCs आर ऑफ 2 टाइप्स, नंबर 1 ग्रेनुलो, नंबर 2 एग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, अब ग्रेनुलोसाइट्स को अगर हम देख ले तो इसमें हमारे पास 3 ग्रेनुलोसाइट्स के होते हैं। नंबर 1 न्यूट्रोफिल्स, नंबर 2 इजिनोफिल्स, नंबर 3 बेसोफिल्स। ठीक है, अब इनमें अगर हम मजीद देख लें, नंबर 2 हमारे पास एग्रेनुलोसाइट्स 2 टाइप्स के हैं। हाउ मेनी टाइप्स? एग्रेनुलोसाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। इसके 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 लिम्फोसाइट्स, नंबर 2 मोनोसाइट्स, नंबर 2 मोनोसाइट्स। ठीक है, इनका डायग्राम पर आप थोड़ा गौर से देख लें। इनका डायग्राम में आपको क्या नजर आएगा? क्या नजर आए आपको? ठीक है, मोनोसाइट्स। ठीक है, अब यहां पे देख, ये जो रिड्यूसेस स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, ये इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स जो है ना आपके पास 3 किस्म के और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 1 बी लिम्फोसाइट्स, यानी लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो लिम्फोसाइट्स के कितनी किस्म हैं? लिम्फोसाइट्स के 3 किस्म हैं, 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 जो कि बी लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं, ये सारे डिफेंस सिस्टम में यूज होते हैं। ये सारे किस चीज़ में? ये आपका इम्यून बनाता है, इम्यून सिस्टम बनाता है, इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। कौन? नंबर 1 बी लिम्फोसाइट्स, यानी बी लिम्फोसाइट्स आपका इम्यून सिस्टम बनाता है, जो कि एक्चुअली लिम्फोसाइट्स का किस्म है, लिम्फोसाइट्स का टाइप है और ये ग्रेनुलर है। नंबर 2 टी लिम्फोसाइट्स, नंबर 2 को हम क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट्स। और नंबर 3 जो है ना वो नेचुरल किलर सेल्स कहलाते हैं। यानी एग्रेनुलर, ग्रेनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट 2 टाइप्स हैं। इसमें जो लिम्फोसाइट्स है ये 3 किस्म के हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर cells, natural killer cells. I hope it is clear to you, Furqan. If there is any question you can please ask. अब हम जा रहे हैं नंबर 1 ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स, इनको थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है और एग्रेनुलोसाइट्स क्या होता है और इसको हम ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट्स क्यों कहते हैं। ठीक है, चले यहाँ पे हमारे पास है ग्रेनुलोसाइट्स। यहाँ पे मैं आपको फिर बताता चलूँ कि जिन जिन लोगों ने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन कर सकें।
ग्रेनुलोसाइट्स की बात करते हैं। ग्रेनुलोसाइट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ WBCs, ये WBCs का फर्स्ट टाइप है, ठीक है। और हैविंग ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर होता है। अगर हम एक ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह के ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स रखते हैं, इसी वजह से इसको हम ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। यानी इसका जो साइटोप्लाज्म है वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। वो क्या है? वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है और वो जो है ना वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर रखता है। वो क्या है? वो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर रखता है। ओके, नेक्स्ट जो है ना हमारे पास हैविंग पार्शली डिवाइडेड न्यूक्लियस, इनका जो न्यूक्लियस होता है ये पार्शली डिवाइडेड होता है, थोड़ा बहुत इस तरह का, ठीक है। यानी न्यूक्लियस ऑफ द ग्रेनुलोसाइट्स थोड़ा बहुत पार्शली डिवाइडेड होता है। आगे डायग्राम में दिखा दूंगा, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स के 3 टाइप्स है। कौन कौन से? एजिनोफिल्स, यस अभी हमने डिस्कस किए थे, एजिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स, अभी हमने पिछले स्लाइड्स में हमने डिस्कस किए, ठीक है। कितने किस्म के हैं? 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। अब इन 3 टाइप्स के हम क्या नेम और उनके न्यूक्लियस और उनके फंक्शंस और उनके एग्जांपल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। यानी 3 टाइप्स ऑफ व्हाट? 3 टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट हमारे पास, ग्रेनुलोसाइट्स हमारे पास WBCs का फर्स्ट टाइप है। WBCs हमारे पास 2 किस्म के हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट्स में हमारे पास 3 टाइप्स के ग्रेनुलोसाइट्स हैं। नंबर 1 न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है। These 3 are actually doing what we will discuss now. All the WBCs are making your immunity. तमाम WBCs आपके इम्यूनिटीज बनाते हैं, लेकिन ए ग्रेनुलर में जो हमने लिम्फोसाइट्स की बात की थी वो भी आपके इम्यून सिस्टम बनाता है। उसमें T लिम्फोसाइट्स हैं, उसमें T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल। यहाँ पे कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर 1 इज न्यूट्रोफिल्स। नंबर 1 इज न्यूट्रोफिल्स। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस इज मल्टी लोब्ड। इसके डायग्राम में आप देखो, इसके न्यूक्लियस में मल्टी लोब्स है, 1 2 3 4 5 लोब्स है, पोर्शंस है। उसका न्यूक्लियस जो है ना पार्शियली डिवाइडेड होता है। तो इसका न्यूक्लियस पार्शियली डिवाइडेड है, इसमें बहुत सारे क्या है? लोब्स हैं। सो द न्यूक्लियस इज मल्टी लोब्ड। सब टाइप इज न्यूट्रोफिल्स। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स का सब टाइप न्यूट्रोफिल्स और इसका न्यूक्लियस मल्टी लोब होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? Bacterial or fungal infection, these are the most common first responders to the microbial infection. जब भी आपके बॉडी में माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी बैक्टीरिया और फंजाई आपके बॉडी में इन्फेक्ट करता है, अटैक करता है आपके बॉडी में, उस वक्त ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं। उस वक्त ये क्या होते हैं? उस वक्त ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं। ये फर्स्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी किस चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं? आपकी जो इन्फेक्शन हो जाता है, कॉमन इन्फेक्शन, उसमें ये क्या करता है? उसमें ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, ये फर्स्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो इनका शेप आप देख सकते हैं कि इनका शेप क्या है। इनके शेप में बाई लोब्ड आपको नज़र आ रहे हैं, मल्टी लोब्ड आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे, यानी एक ही न्यूक्लियस बहुत सारे लोब्ड में डिवाइडेड है, तो आपको डिवाइड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है दैट इज एजिनोफिल्स। एजिनोफिल इज द सेकेंड टाइप ऑफ द ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। इसको हम एजिनोटाइप्स बोलते हैं। नंबर 3 इज बेसोटाइप्स, सॉरी, ठीक है। एजिनोफिल जो है ना, एजिनोफिल्स आपके बाइलोब्ड हैं। इसका न्यूक्लियस 2 लोब्ड में डिवाइडेड है, बाई मीन्स 2, ठीक है। पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, यहाँ पे अगर पैरासाइट्स अटैक कर ले तो फिर पैरासाइट्स को रिस्पॉन्ड करने वाले एजिनोफिल्स होते हैं। एंड एलर्जिक रिएक्शंस, जब भी बॉडी में एलर्जी हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, तो एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान फिर कौन रिस्पॉन्स करते हैं? एजिनोफिल्स रिस्पॉन्स। और न्यूट्रोफिल्स कौन से हैं? वो बैक्टीरियल और फंगल, ठीक है। एजिनोफिल्स रिस्पॉन्स करते हैं किसको? एलर्जिक और पैरासाइटिक इन्फेक्शंस को। अगर कोई पैरासाइट अटैक कर ले, पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच लिव्स इन
आर ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड एंड प्रोटेक्शन, फॉर फूड एंड प्रोटेक्शन। तो पैरासाइट्स जब अटैक करते हैं आपकी बॉडी को, इन्फेक्ट करते हैं, उस वक्त आपके रिस्पॉन्स देने वाले बाइलोब्ड होते हैं यानी इजिनोफिल्स होते हैं। थर्ड वन इज बेजोफिल्स जो कि क्या है, बाई आर ट्राइलोब। कभी कभार ये बाइलोब्ड होते हैं तो कभी कभार ये ट्राइलोब्ड उसका न्यूक्लियस होता है, उसका न्यूक्लियस, ठीक है। एलर्जिक एंटीजन रिस्पॉन्स करता है, रिलीज एस्टामिन काजिंग वेजोडाइलेशन, ठीक है। ये क्या करता है, ये बेजोफिल्स जो है ना, ये एलर्जी को और एंटीजन को रिस्पॉन्स करता है। जब आपके बॉडी में कोई एंटीजन इंटर हो जाता है, कोई डिजीज काजिंग एजेंट इंटर हो जाता है तो ये उसको रिस्पॉन्स करता है। हाउ इट रिस्पॉन्स, इसका रिस्पॉन्स वे जो है ना, ये हिस्टामिन एक किस्म के एंटीबॉडीज हैं, इनको रिलीज करता है और ये वेजोडाइलेशन काज करता है। यानी आपके बॉडी का जो ब्लड वेसल्स हैं उनको, उनके डायलेशन में ज़्यादा जो है ना क्या करता है, उसके डायलेशन में ज़्यादा लचक पैदा करता है, उसको उसके रिलैक्सेशन में, उसके इलास्टिसिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो आपके ब्लड में फिर जो है ना वो नरम सा हो जाता है, ठीक है। हिस्टामिन काजिंग वेजोडाइलेशन यानी ये हिस्टामिन को प्रोड्यूस करता है। द नेक्स्ट इज ए ग्रेनुलोसाइट, द नेक्स्ट इज ए ग्रेनुलोसाइट। नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास ए ग्रेनुलोसाइट्स है। ए ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में हम बात करेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ द WBCs हैविंग क्लियर साइटोप्लाज्म। देखो इसको ए ग्रेनुलर बोलते हैं, यानी इसका मतलब है कि नो ग्रेनुलर structures are present, there are no granular structures in cytoplasm, the cytoplasm is too clear, the cytoplasm is too clear, these are having clear cytoplasm, इनका cytoplasm बहुत clear होता है, इसी वजह से इसको हम A granulars बोलते हैं। देखें इससे पहले हम ग्रेनुलर स्ट्रक्चर ग्रेनुलोसाइट्स की बात कर रहे थे। ग्रेनुलोसाइट्स के जो न्यूक्लियस थे वो बाइलोब्ड, ट्राइलोब्ड और मल्टीलोब्ड थे, लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं लार्जर न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस बहुत लार्ज होता है, क्लियर होता है। टाइप्स ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट्स, ये ग्रेनुलोसाइट्स के दो टाइप्स हैं, ठीक है, जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ए ग्रेनुलोसाइट्स टू टाइप्स के होते हैं, लिम्फोसाइट्स नंबर 1 और मोनोसाइट्स नंबर 2। मोनोसाइट लार्जेस्ट WBCs होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, MCQs के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लो, लार्जेस्ट WBCs आपका जो है ना वो ए ग्रेनुलोसाइट्स का सेकेंड टाइप यानी मोनोसाइट जो है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, शेप ऑफ द न्यूक्लियस राउंड होता है लिम्फोसाइट्स में, और इसमें किडनी शेप होता है, किडनी की तरह शेप रखता है। इसका न्यूक्लियस जो है ना वो बिल्कुल एक किडनी की तरह शेप रखता है, और लिम्फोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल राउंड इन शेप होता है। कंस्टिट्यूट होता है 30% ऑफ WBCs, यानी ये WBCs का 30% बनाता है और ये 5% आपके WBCs का बनाता है, ठीक है। मेन फंक्शंस, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ये बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। पेगोसाइट्स, ये WBC जो है ना पेगोसाइट्स को का काम करते हैं। अब फेगोसाइट्स क्या है? फेगोसाइट इज द प्रोसेस इन विच द सेल्स इनगॉल्व द पार्टिकल्स, इसमें सेल जो है ना ये सॉलिड पार्टिकल को इन्गॉल्व करता है। सो इन्गॉल्वमेंट का इन्गॉल्व करने का फेगोसाइटोसिस का काम कौन कर रहा है? फेगोसाइटोसिस का काम जो है ना वो भी मोनोसाइट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका काम फेगोसाइटिक है। एट अ साइट ऑफ द इन्फेक्शन इनलार्ज एंड डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेजेस, इन्गॉल्व माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड रिमूव डिब्रेस स्कैवेंजर्स, ठीक है, इसको हम स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये डेड बॉडीज को यानी डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है? स्कैवेंज करता है, उनको डिग्रेड करता है, उनको उसको डिग्रेडेशन उसकी करता है। मोनोसाइट को हम स्कैवेंजर्स भी कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है, ठीक है। अब ये हो गया आपके सेलुलर पोर्शन, WBCs और RBCs। अब एक और खूबसूरत डायग्राम है आपके यहाँ पे डायग्राम पे दिखाया गया है।
एक बहुत ख़तरनाक वाइट कलर का है, लेकिन बहुत ख़तरनाक। ये जो रेड कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके आरबीसीज, ये जो वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है डब्ल्यूबीसीज, लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहा है ये प्लेटलेट्स हैं। अब मैंने प्लेटलेट्स का बताया था आप लोगों को कि प्लेटलेट्स आर नॉट cells, platelets are not cells of the blood, platelets are fragments of the cells, these are not cells, platelets are not cells, fine। next जो है ना, these are cell fragments, megakaryocytes, इसको हम megakaryocytes बोलते हैं। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स को हम मेगाकेरोसाइट्स बोलते हैं, यानी ये ऐसे सेल्स हैं जिनमें बड़े न्यूक्लियस होते हैं। ये सेल्स नहीं होते हैं, ये सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट, इसका सेकंड नेम थ्रोम्बोसाइट्स हैं, यानी प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। और कलरलेस होते हैं, दीज आर आल्सो कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता है, विदाउट न्यूक्लियस, दीज आर non-nucleated, ये non-nucleated सेल होते हैं। Like the RBCs are, these platelets are also non-nucleated, nucleus नहीं है, so these are fragments of the cell, range 2 to 4 legs per cubic millimeter। अगर 1 मिलीमीटर पर क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर अगर हम देख लें तो आपके पास जो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स होता है वो 2 to 4 लेग्स इन नंबर होता है। लाइफ स्पेन इसका है 8 to 9 डेज। लाइफ स्पेन की अगर हम बात करें इसका कितना है 8 to 9 डेज। आरबीसीज की हम बात करते हैं, आरबीसीज का लाइफ स्पेन कितना है 120 डेज और डब्ल्यूबीसीज का 5 to 20 डेज, और इसका लाइफ स्पेन जो है ना वो 8 to 9 डेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना हमारे पास प्रोड्यूस थ्रोम्बिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ये प्लेटलेट्स जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि इनका काम क्या होता है, ये प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। वो इस थ्रोम्बिन प्रोटीन की मदद से जो है ना क्या करते हैं, इस थ्रोम्बिन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। इस प्रोटीन की वजह से जो है ना ये क्या करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। मेन फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स, मेन फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स इज, प्लेटलेट्स का मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो है ब्लड क्लॉटिंग। कभी आपके बॉडी को जख्म लग जाती है तो उस जख्म को बंद करने के लिए, ब्लडिंग को स्टॉप करने के लिए आपके बॉडी का काम क्या होता है, आपके प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, उसका काम होता है कि ये ब्लड्स की क्लॉटिंग को ब्लड क्लॉटिंग करता है, यानी आपके ब्लड्स को बिल्कुल स्टॉप करता है। ठीक है, यहाँ पे हम अपने इस खूबसूरत से टॉपिक को एंड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें ज्वाइन कर सकें। सी यू विद द नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह, with the same time, with the same next day inshallah. See you tomorrow inshallah. Thank you to all of you.